पुलिस वाली और रेगिस्तान का राज भाग 1 रणविजय का सफर। ये कहानी है रणविजय नाम के एक आदमी की, एक ऐसे इंसान की जो अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक और रहस्यमयी सफर शुरू करने जा रहा था। जोधपुर से राजसमंद तक का सफर। सर्द सुबह थी, आसमान में धुंध छाई हुई थी। रणविजय अपने बिजनेस के काम से जोधपुर पहुंचा था, लेकिन असली मंजिल थी रतनगढ़ का पुराना किला, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां रात के समय इंसान भेड़िए बन जाते हैं और कुछ आत्माएं खून पीती हैं। ये सुनकर डर तो लगता था, लेकिन रणविजय के अंदर एक अजीब सी उत्सुकता थी। पहाड़ों के बीच से घुमावदार रास्तों पर दौड़ती उसकी जीप, ठंडी हवाएं और वीरान घाटियां, सब कुछ उसे किसी फिल्म जैसा लग रहा था। रानी की सराय और डैनी का खत। राजसमंद पहुंचकर उसने एक पुराने होटल रानी की सराय में कमरा लिया। उसका दोस्त डैनी पहले से ही सब इंतजाम कर चुका था। होटल की एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आपके नाम एक खत आया है, डैनी साहब की तरफ से। रणविजय ने लिफाफा खोला। डैनी ने लिखा था कि वो रतनगढ़ में उसका इंतजार कर रहा है और कल शाम 3 बजे काली घाटी पर एक शाही बग्घी रॉयल कैरेज उसे लेने आएगी। बूढ़ी औरत की चेतावनी। अगले दिन जब रणविजय जाने की तैयारी करने लगा तो उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, मैं रतनगढ़ जा रहा हूं। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोली, नहीं साहब, मत जाइए वहां। आज माघ की पूनम की रात है। आज की रात काली घाटी के प्रेत जमीन पर उतरते हैं। वो लगभग रो पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, कृपा करके मत जाइए, वरना आपकी मां की गोद हमेशा के लिए सूनी हो जाएगी। लेकिन रणविजय नहीं माना। जाने से पहले उसने देखा कि वो औरत चुपके से उसके गले में एक तावीज बांध रही थी। काली घाटी का खतरनाक रास्ता। जब बग्घी आई तो उसका ड्राइवर एक अजीब सा चुपचाप आदमी था। जैसे ही रणविजय ने कहा कि उसे काली घाटी जाना है, ड्राइवर ने घोड़े को झटके से आगे बढ़ाया और बोला, प्रेतों की घाटी में रात रुकना मना है। हमें आधी रात से पहले वहां से निकलना होगा। घोड़े इतनी तेज दौड़ रहे थे कि रणविजय का दिल धक धक करने लगा। हवा में ठंड बढ़ती जा रही थी और दूर पहाड़ों के पीछे काला आसमान फैला था। अचानक बग्घी रुक गई। ड्राइवर ने धीरे से कहा, साहब, हम काली घाटी पहुंच गए हैं। रणविजय ने बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा और दूर किले की परछाई दिख रही थी। ड्राइवर ने कहा, अब जो भी सुने पीछे मत मुड़ना। और यहीं पर पहला भाग खत्म होता है। आगे क्या होगा? क्या रणविजय उस रहस्यमयी किले तक पहुंच पाएगा, या काली घाटी के प्रेत उसे अपना शिकार बना लेंगे? पुलिस वाली और रेगिस्तान का राज भाग 2 रतनगढ़ किला और रात का रहस्य। काली घाटी की सन्नाटी रात। रात का समय था। आसमान में पूरी चांदनी फैली हुई थी, लेकिन घाटी के अंदर इतनी घनी धुंध थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बग्घी रुक चुकी थी। रणविजय ने देखा कि ड्राइवर नीचे उतर चुका है, पर अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी, जैसे कोई पुरानी चीज गल रही हो। अचानक दूर से किसी घंटी की आवाज आई। ठन ठन ठन। वो आवाज घाटी के अंदर कहीं से आ रही थी। रणविजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ा। रतनगढ़ का किला। करीब आधे घंटे के सफर के बाद उसे दूर से रतनगढ़ का पुराना किला दिखाई दिया। किले की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे सदियों से किसी ने वहां कदम न रखा हो। दरवाजे पर 2 विशाल पत्थर के शेर बने थे और दोनों के मुंह से लाल धुआं निकल रहा था। रणविजय ने दरवाजा धक्का देकर खोला। चर्रर। अंदर गहरा अंधेरा और सन्नाटा। बस कहीं कहीं दीवारों पर टिमटिमाती मशालें थीं। डायमंडी का रहस्यमयी स्वागत। अचानक किले के अंदर से किसी की आवाज आई, वेलकम माई फ्रेंड, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। रणविजय मुड़ा। वो डैनी था, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और चेहरे पर एक अजीब सी पीली चमक थी। रणविजय ने हैरानी से पूछा, डैनी, ये सब क्या है? डैनी हल्की मुस्कान के साथ बोला, रतनगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है रणविजय, ये हमारा घर है। रणविजय कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसने देखा किले की छत से, दीवारों के पीछे से और अंधेरे कोनों से कई परछाइयां निकल रही थीं। लाल आंखों वाले लोग, कुछ के दांत लंबे, कुछ के चेहरे पर खून के निशान। असली सच। डैनी अब धीरे धीरे रणविजय के पास आया और बोला, मैंने तुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि आज की रात माघ की पूर्णिमा है। इस रात हम इंसान नहीं रहते, हम बन जाते हैं वो जो हमारे अंदर छिपा है। रणविजय डर के मारे पीछे हटने लगा। डैनी का शरीर अब कांप रहा था। उसकी हड्डियां मुड़ने लगीं और कुछ ही सेकंड में वो एक आधा इंसान आधा भेड़िया बन चुका था। रणविजय ने कांपते हुए अपनी जेब से तावीज निकाला जो उस बूढ़ी औरत ने पहनाया था। जैसे ही उसने तावीज उठाया, पूरा किला हिल गया। सभी परछाइयां पीछे हटने लगीं। रात का शोर और सन्नाटा। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। डैनी की आवाज हवा में गूंज रही थी, तू नहीं समझेगा रणविजय, तेरा खून ही हमारी आखिरी कुंजी है। रणविजय दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा, लेकिन किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
अंदर अब सिर्फ हवा की सिसकारियां और भेड़ियों की दहाड़ें थीं। वो किसी तरह एक दीवार फांद कर बाहर निकला और काली घाटी की तरफ भागा। सुबह की पहली किरण पड़ते ही घाटी में फैला सन्नाटा टूट गया। किला अब धुएं में बदल चुका था। अगली सुबह राजसमंद लौटकर रणविजय बेहोश सा रानी की सराय पहुंचा। वो बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू बच गया, लेकिन याद रखना, रतनगढ़ का राज अब तेरे अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। रणविजय ने उसके हाथ में वो तावीज वापस रखा और धीमी आवाज में बोला, कुछ राज कभी नहीं खुलने चाहिए। और फिर वो बिना पीछे देखे चला गया। उसकी आंखों में अब भी वो लाल चमक बाकी थी। पुलिसवाली और रेगिस्तान का राज भाग 3 श्राप की शुरुआत। अगली सुबह अजीब सन्नाटा। सूरज की किरणें राजसमंद के नीले झील पर पड़ रही थीं। लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन रणविजय किसी और ही दुनिया में खोया था। उसकी आंखों में अब भी रात का डर झलक रहा था। रानी की सराय के कमरे में वो अकेला बैठा था। आईने में खुद को देखा और चौंक गया। उसकी आंखें अब हल्की लाल झिलमिलाहट से चमक रही थीं। उसके नाखून कुछ बढ़े हुए थे और नसों में जैसे गर्म लावा दौड़ रहा था। वो घबराकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने सराय की बूढ़ी औरत को देखा, वो शांति से बोली, मैंने कहा था बेटा, रतनगढ़ का राज तेरे अंदर आ जाएगा। अदृश्य आवाज। रात को जब रणविजय सोने लगा तो उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रणविजय, रतनगढ़ तेरा इंतजार कर रहा है। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चर्रर खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और मोमबत्ती बुझ गई। वो डर कर दरवाजा बंद करना चाहता था, लेकिन उसी वक्त आईने में पीछे डैनी की परछाई दिखाई दी। वो वही मुस्कान, वही लाल आंखें। रणविजय चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर गया। शरीर में बदलाव। अगले दिन जब वो उठा तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसे याद नहीं था कि रात को क्या हुआ। उसके हाथों पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़ा हो या शायद उसने किसी को। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हर रात उसकी सुनने की शक्ति बढ़ जाती, हर गंध तीव्र हो जाती और उसकी आंखें अंधेरे में सब कुछ साफ देख लेती। पहला रूपांतरण। तीसरी रात। पूरा शहर सो रहा था। रणविजय की सांसें तेज हो रही थीं, शरीर में दर्द उठ रहा था और अचानक उसकी हड्डियां टूटने लगीं, चेहरा मरोड़ खा गया और उसकी उंगलियां पंजों में बदलने लगीं। वो इंसान नहीं रहा। वो अब आधा इंसान आधा भेड़िया बन चुका था, ठीक डैनी की तरह। वो काली घाटी की ओर भागा, तेज हवाओं को चीरता हुआ। घाटी में खड़ा होकर वो दर्द से दहाड़ा, मुझे आजादी चाहिए, मैं ये नहीं बनना चाहता। लेकिन उसकी आवाज अब मानव नहीं रही थी। पहाड़ों से सिर्फ एक भेड़िए की दहाड़ गूंज रही थी। बूढ़ी औरत का रहस्य। अगली सुबह वो वापस रानी की सराय पहुंचा। शरीर पर जख्म थे, कपड़े फटे हुए। बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और बोली, अब देर हो चुकी है बेटा। वो तावीज सिर्फ एक रात तक तेरी रक्षा कर सकता था। रणविजय ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? वो बोली, हर पौर्णिमा की रात तेरा श्राप जागेगा, और जब तक रतनगढ़ का किला जलकर राख नहीं होता, ये प्रेत तेरे भीतर जिंदा रहेंगे। अंत्य शुरुआत। रणविजय चुप रहा। उसने उस तावीज को आग में फेंक दिया और बाहर चला गया, उसी दिशा में जहां रेगिस्तान शुरू होता था। दूर से सिर्फ उसकी परछाई दिख रही थी और हवा में धीरे से वही फुसफुसाहट गूंजी। रतनगढ़ अभी खत्म नहीं हुआ। पुलिसवाली और रेगिस्तान का राज भाग 4 रतनगढ़ की आखिरी रात। रेगिस्तान की पुकार। पूरा 1 महीना बीत चुका था। रणविजय अब किसी को नजर नहीं आता था। लोग कहते थे कि उसने सब छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई ये थी, वो अब भी अपने अंदर के उस दानव से लड़ रहा था। हर पूर्णिमा से पहले उसके कानों में एक ही आवाज गूंजती थी, वापस आ रणविजय, रतनगढ़ तेरा इंतजार कर रहा है। वो जानता था, जब तक वो किला जलाकर खत्म नहीं करेगा, तब तक उसका श्राप नहीं टूटेगा। वापसी रतनगढ़ की ओर। रात के सन्नाटे में वो ऊंट पर सवार होकर निकल पड़ा। आसमान में आधा चांद था और रेत के टीलों पर हवा गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसे वो सब याद आ रहा था, डैनी का चेहरा, वो लाल आंखें और वो तावीज जो अब राख बन चुका था। रास्ते में उसे वही घोड़ा गाड़ी वाला मिला जिसने उसे पहले काली घाटी पहुंचाया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बोला, साहब, अब वहां कोई नहीं है, बस साए हैं और उनकी भूख। रणविजय ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे उन्हीं सायों से बात करनी है। रतनगढ़ का उजड़ा किला। आधी रात होते होते वो किले के सामने था। अब वहां कोई मशाल नहीं जल रही थी, बस टूटी दीवारों से चांदनी झर रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही हवा का एक झोंका आया और जैसे किसी ने कहा, स्वागत है रणविजय। अंदर सब कुछ वैसा ही था, टूटे हुए फर्श, दीवारों पर खून के निशान और सड़ांत की गंध। वो सीधे उस बड़े हाल में पहुंचा जहां उसने डैनी को आखिरी बार देखा था। डैनी की आत्मा। अचानक चारों ओर काला धुआं छाने लगा। धुएं के बीच से डैनी की आवाज आई,
तू लौट आया। मैं जानता था श्राप से कोई नहीं भाग सकता। रणविजय ने मशाल उठाई और बोला, आज इस जगह का अंत होगा डैनी। डैनी की आत्मा जोर से हंसी। तू मुझे नहीं जला सकता क्योंकि अब मैं तेरे अंदर हूं। रणविजय के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर फिर वही निशान उभरने लगे, दांत बढ़ने लगे, वो फिर से रूप बदलने लगा था। आग की लपटें और रानी का प्रकट होना। तभी किले के पिछले हिस्से से एक तेज चमक उठी। वहां रेगिस्तान की रानी की आत्मा प्रकट हुई, सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और आंखों में अनोखी शांति। वो बोली, रणविजय, तू निर्दोष है। ये श्राप डैनी ने नहीं, मेरे पति ने दिया था, जिसने इस किले में सैकड़ों आत्माओं को बंद किया। आज उन्हें मुक्त करने का समय है। रानी ने अपने हाथ उठाए और पूरा किला जलने लगा। आग की लपटों में डैनी की चीखें गूंज उठीं। रणविजय भी जलती हुई दीवारों के बीच खड़ा था। उसने आंखें बंद कीं और कहा, अगर ये अंत है तो यही सही। नया सवेरा। सुबह हुई। जहां कभी किला था वहां अब बस राख और रेत थी। लोगों ने कहा कि उस रात आसमान लाल हो गया था, जैसे किसी आत्मा ने सदियों बाद शांति पाई हो। राजसमंद की रानी की सराय के बाहर बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। उसके सामने रणविजय खड़ा था। अब उसकी आंखें फिर से वैसी ही थीं जैसी पहले थीं। वो बोली, अब तू आजाद है बेटा। रतनगढ़ का श्राप खत्म हो गया। रणविजय ने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हर श्राप का अंत किसी की हिम्मत से होता है। और फिर वो रेगिस्तान की दिशा में चलता गया, जहां सूरज उग रहा था और हवा में अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी। भाग 5। रेत में दबी डायरी। अंतिम अध्याय। 15 साल बाद राजस्थान के उस सूने इलाके में अब कोई नहीं रहता था। लोग रतनगढ़ का नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन एक सुबह एक जीप उस तरफ बढ़ रही थी। उसमें बैठी थी इंस्पेक्टर लीला मेहता। रेत के बीच एक नई गुमशुदगी की रिपोर्ट आई थी। एक फिल्म क्रू वहां शूट करने गया था और वापस सिर्फ एक टूटा कैमरा लौटा। लीला ने कैमरे से निकला डेटा देखा। अंतिम वीडियो में बस एक आवाज थी, अगर ये जगह सच में श्रापित है तो हमें सबूत मिल ही जाएगा। फिर अचानक चीख और कैमरा गिर जाता है। रेगिस्तान की वापसी। लीला ने ड्राइवर से कहा, वो इलाका अब वीरान है ना? ड्राइवर बोला, हाँ मैडम, लोग कहते हैं वहां रानी की सराय थी, अब तो बस रेत है। लीला उतरकर चारों ओर देखने लगी। हवा में अब भी एक अजीब ठंडक थी। रेत में उसे कुछ चमकता दिखा। वो झुकी और एक पुराना तावीज उठाया। तावीज पर जली हुई धागों की गंध थी और उस पर उभरा नाम रणविजय। लीला सिहर उठी। कौन था ये? उसने बुदबुदाया। डायरी का रहस्य। थोड़ा और खुदाई करने पर उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसके पन्ने आधे जल चुके थे। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना कि रतनगढ़ का श्राप खत्म नहीं हुआ, वो बस सोया है। हर पन्ने में रणविजय की अपनी कहानी थी, उसके अपराध, उसका पछतावा और वो रात जब किला जलकर राख हुआ। लेकिन आखिरी पन्ने पर कुछ और लिखा था, एक दिन कोई आएगा जो इस श्राप की जड़ तक पहुंचेगा। शायद वो मैं नहीं, कोई और होगा। लीला ने डायरी बंद की और उसकी निगाह उस रेत के टीले पर गई जहां किला हुआ करता था। उसी वक्त हवा का एक झोंका उठा और उसे साफ सुनाई दिया, स्वागत है लीला। रानी की परछाई। लीला ने मुड़कर देखा। कुछ कदम दूर सफेद साड़ी में वही रानी की आत्मा खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे और उसकी आंखें उसी पुरानी शांति से भरी थीं। वो बोली, कई बरस पहले एक योद्धा ने मुझे मुक्ति दी थी, पर अब कोई नया श्राप जन्म ले चुका है। लीला ने पूछा, कौन सा श्राप? रानी मुस्कुराई। जो इंसान मौत को हराने की कोशिश करता है वो हमेशा जिंदा नहीं रहता, लेकिन उसकी परछाई रहती है। लीला ने चौंक कर देखा। रेत पर किसी के पैरों के निशान बन रहे थे, पर वहां कोई नहीं था। नई शुरुआत। रात होने लगी थी। लीला ने डायरी को अपनी जेब में रखा और बोली, शायद अब इस केस की फाइल कभी बंद नहीं होगी। और जैसे ही वो मुड़ी, रेत के नीचे से वही लाल तावीज हल्का सा चमक उठा, मानो कोई फिर से जाग उठा हो। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। आसमान में आधा चांद और नीचे रेत में उभरते 2 शब्द, मैं लौटूंगा।